Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the Harappan civilization. बेटा हड़प्पन civilization को हम इंडस वैली civilization भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट civilization में से एक है। ठीक हुई बात। अब हम पहले पढ़ेंगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस को। तो शुरुआत में जो मानव था वो स्टोन टूल्स को यूज़ करता था, फिर धीरे 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 उसने मेटल के बारे में जाना। ठीक है, अब हम स्टोन और मेटल को कंपेयर करें बेटा, तो स्टोन से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है हमारा मेटल। अगर हम मेटल से टूल बनाएंगे तो वो स्टोन टूल से ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप मेटल से जब टूल्स बनाना चालू करोगे तो आप वैरायटी ऑफ टूल्स बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बना सकते हो, वेपन्स हथियार बना सकते हो। तो जो पहला मेटल डिस्कवर किया गया था वो था कॉपर। ठीक हुई बात। तो लंबे टाइम तक जो लोग थे वो कॉपर से ही टूल्स बनाते रहे, इम्प्लीमेंट्स बनाते रहे। ठीक हुई बात। और ये जो पीरियड था उसमें क्योंकि जो मानव था, जो इंसान था, वो स्टोन का भी यूज़ कर रहा था और कॉपर का भी यूज़ कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। ठीक हुई बात। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चालकोलिथिक पीरियड क्या था, तो आप क्या बोलोगे? वो पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का जब स्टोन और कॉपर दोनों का ही यूज़ होता था टूल्स बनाने में, वो पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। बाद में फिर हमने सीख लिया, हमने क्या, जो उस टाइम में जो मानव थे उन लोगों ने सीख लिया कि भाई अगर हम कॉपर को मिक्स कर दें टीन या जिंक के साथ तो हम एक एलॉय को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक मिक्सचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंज। ठीक है बात। पहले हमें कॉपर मिला, हम समवेयर स्टोन को यूज़ कर रहे थे, कॉपर को यूज़ कर रहे थे, उस पीरियड को हमने चालकोलिथिक पीरियड कह दिया। फिर बाद में इंसान ने सीखा, क्योंकि भाई हमको भगवान ने ब्रेन दिया है, धीरे धीरे करके ही सही पर हम ब्रेन को यूज़ करना सीख गए थे। तो हमने हमारे ब्रेन से सीखा कि भैया टीन और जिंक को अगर हम ब्रोंज के साथ मिला दें, ब्रोंज प्लस टीन कर दें या ब्रोंज प्लस जिंक कर दें, तो हम एक अलॉय बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंज। ब्रोंज हार्डर था, ज़्यादा डक्टाइल था। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो ज़्यादा डक्टाइल है, ज़्यादा हार्ड है क्या? ब्रोंज, इसीलिए ये ज़्यादा सुटेबल था। अब बेटा अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि हमें डक्टाइल का मीनिंग नहीं पता है, हार्डर का मीनिंग नहीं पता है ना। तो ये ज़्यादा सुटेबल था टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। धीरे धीरे करके ब्रोंज की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई बढ़ती गई। ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोंज इन द ग्रोथ ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी उसकी ग्रोथ में ब्रोंज का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। टूल्स ब्रोंज से बन रहे थे, हथियार मतलब वेपन्स भी सारे ब्रोंज से बन रहे थे। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हमने क्या भी कहा? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, वो सारी सिविलाइजेशन जिनमें ब्रोंज का यूज़ ज़्यादा हुआ, ब्रोंज की हेल्प से वो सिविलाइजेशन और ज़्यादा फ्लरिश की, इसीलिए उन पर्टिकुलर सिविलाइजेशंस को हमने क्या कहा? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक हुई बात। आज से लगभग 2500 साल पहले 4 सिविलाइजेशन का एमरजेंस हुआ। पहली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन? नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो रिवर यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच में थी। तीसरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन, जो हुआंग हो और येंग्स रिवर के बैंक पर थी। चौथी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो रिवर नाइल के बैंक पर थी और कहाँ पर थी? इजिप्ट में थी। ठीक है बात। अब हम धोलावीरा को पढ़ते हैं। एक हड़प्पन सिटी है जिसका नाम है धोलावीरा। ये कहाँ पर है बेटा? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है किसने? यूनेस्को ने। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में भी स्पेसिफिक कहाँ पर है? तो रन ऑफ कच्छ रीजन में है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है? यूनेस्को। आपने यूनेस्को को पढ़ा है लास्ट ईयर में। ठीक है, ये वन ऑफ द वेरी वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम का। 22 हेक्टर्स में फैला हुआ है। जो हड़प्पन एरा था, ठीक है,
जो हड़प्पन एरा मेट्रोपोलिस था, ये 5वीं सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट मिली हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसकी जब हमने कार्बन डेटिंग की तो लगभग ऐसे पता चला कि ये 3000 बीसी की है। अब 3000 बीसी मतलब ऐसे मत समझ लेना कि आज से 3000 साल पहले। अभी हम 1 एडी से कहाँ पर हैं, 2024 में हैं, और 1 एडी से कितना साल पीछे जाना है, 3000 साल पीछे जाना है। तो 3000 प्लस 2000 मतलब हम 5024 साल पहले की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में चलो। और ये बिलीव किया जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस कब तक रहा, 1500 बीसी तक रहा। ठीक है, मतलब आज से 3500 साल पहले तक रहा। इट इज़ ड्रॉन इट्स नेम फ्रॉम प्रेजेंट डे विलेज धोलावीरा, और इससे इसका नाम किससे मिला, आज जो प्रेजेंट डे में एक विलेज है धोलावीरा, इससे ही इसका नाम हमने क्या रख दिया, धोलावीरा। बेटा लोकली इस साइट का नाम है कोटड़ा टिम्बा। ये साइट डिस्कवर हुई थी 1960s में, और इसको डिस्कवर करने वाले एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जगतपति जोशी। तो 1960s में जगतपति जोशी ने कोटड़ा टिम्बा को डिस्कवर कर लिया था। अब मेरी बात सुनो, जब हम 1960s लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो काम 1960 में हुआ होगा। 60s बोले तो 61, 62 टिल 70 तक का, 69 तक का जो टाइम होगा वो सारा किसके अंदर आएगा, 60s के अंदर आएगा। ठीक हुई बात। तो 1960s में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी ने इस साइट को डिस्कवर कर लिया, पर इसका प्रॉपर एक्सकवेशन कब स्टार्ट हुआ, 1990s में। करने वाले कौन थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह वशिष्ठ। ठीक है, ASI क्या है बेटा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस साइट को कोटड़ा टिम्बा को पूरी तरीके से प्रॉपरली एक्सकवेट किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ ASI आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह वशिष्ठ। ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है जिसका काम ही है प्रॉपर तरीके से एक्सकवेशन करना और इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने पुटअप करना। तो इनके एक आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने इस काम को अपने हाथों में लिया। अब हम पढ़ेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये फर्स्ट सिविलाइजेशन कंसीडर की जाती है, मानी जाती है, जिसका राइज कहाँ पर हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक सिविलाइजेशन का राइज हुआ जिसे हम फर्स्ट सिविलाइजेशन की तरह कंसीडर करते हैं। देखो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कौन सा होगा, जैसे ये रहा इंडिया, तो आज तो बेटा यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है। अब हम इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर इसका राइज हुआ। ठीक है, किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इट इज़ सो कॉल्ड आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट मेजर साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इसका जो नाम है इस सिविलाइजेशन का नाम किसके नाम पे रख दिया गया, वो पहली मेजर साइट जो इस एक्सकवेशन में मिली जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है बात, हमें तो सिविलाइजेशन मिली पर हमने इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों रख दिया भाई, क्योंकि पहली जो साइट डिस्कवर की गई 1921 में वो थी हड़प्पा। ठीक है बात, इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। 1921 में तो पाकिस्तान था ही नहीं, 1921 में तो इंडिया था, 1947 में पाकिस्तान बना, मतलब ये साइट मिली इंडिया में ही थी, पर बाद में ये कहाँ पर आने लग गई, क्योंकि वो वाला पार्ट जो इंडिया का था अब वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो ये मिली हमें वेस्टर्न पंजाब इन पाकिस्तान में। कब मिली, 1921 में मिली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट साइट्स मिली हमें इस सिविलाइजेशन की जिनका एक्सकवेशन शुरुआती दौर में हुआ वो रिवर इंडस वैली पर ही थी। ठीक है, रिवर इंडस का ओरिजिन होता है बेटा तिब्बत में, तिब्बत से इंडिया आती है और इंडिया से पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में जब इसका एक्सकवेशन हुआ तो मेजर सिटीज़ हमें इंडस रिवर के बैंक पर ही मिली, इसीलिए हमने इसका नाम क्या भी रख दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कब डिस्कवरी होना चालू हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, 20th सेंचुरी में। अब 20th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड है, जो 1901 से स्टार्ट होके 2000 पे ख़त्म होता है उसे हम कहते हैं 20th सेंचुरी। ठीक हुई बात। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब से स्टार्ट हुई, 20th सेंचुरी से। 20th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो 1901 से स्टार्ट होकर 2000 तक चलेगा उसे हम 20th सेंचुरी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट इवेंट था
पूरी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट ने, इस एक्सहिबिशन ने, इस डिस्कवरी ने इंडियन हिस्ट्री को ड्रामेटिकली चेंज किया। क्योंकि इस टाइम तक ऐसा माना जाता था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो सिर्फ आर्यंस के एडवेंट से शुरू होती है। आर्यंस के पहले तो कुछ था ही नहीं। नहीं भाई, आर्यंस के पहले भी बहुत कुछ था। ये हमें पता चला किससे? इंडस वैली की डिस्कवरी से। हाउएवर जो डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसने हमारी इंडिया की हिस्ट्री को लगभग 1000 साल और पीछे धकेल दिया। ठीक हुई बात? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। अब तक हमें क्या लगता था कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बस यही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होंगी, है ना, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में। पर नहीं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी। ये हमें कब पता चला? 20th सेंचुरी में। चलो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, द हड़प्पन सिविलाइजेशन और ऑल्सो रेफर टू एज हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन कई बार हम हड़प्पन कल्चर की तरह भी देखते हैं। जो कल्चर होता है, कल्चर का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो टर्म कल्चर को यूज़ करते हैं कि फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, हम कल्चर को जनरली ह्यूमैनिज्म से जोड़ लेते हैं, ठीक है, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनसे जोड़ लेते हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो वो कल्चर को कैसे देखते हैं कि भाई जहाँ पर भी डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिलने लगेंगे तो हम बोलेंगे ये सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में मिलने वाले डिस्टिंक्टिव स्टाइल के अगर ऑब्जेक्ट मिले हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई ये कल्चर है। ठीक है बात? फिर से ध्यान से सुनना। द टर्म कल्चर इज यूज बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर का यूज़ कैसे करते हैं कि भाई एक ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का जिनकी स्टाइल बिल्कुल अलग है, ये एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में मिले हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में मिले हैं, तो उसे क्या कह देंगे ये लोग? कल्चर। अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स थे वो थे सील्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। आई बात समझ में? तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या भी कह देते हो? हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन कल्चर क्यों कह रहे हो? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कल्चर थोड़ा सा अलग है। आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर किसको बोलते हैं कि भैया एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में एक स्पेसिफिक टाइम में जितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं वो सब क्या है? कल्चर है। अब हड़प्पन कल्चर में हमने किस किस को देखा, किस किस को पढ़ा, मतलब अब आगे पढ़ेंगे, पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने किस किस को देखा, किस किस को पढ़ा? सील्स को, वेट्स को, स्टोन ब्लेड्स को और बेक्ड ब्रिक्स को। अब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो बेटा जितना भी नॉलेज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्ड्स में मिलता है वो पूरा के पूरा बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर। ठीक हुई बात? क्योंकि इस टाइम में जो भी कुछ लिखा गया उसे आज तक हम पढ़ नहीं पा रहे। मतलब जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे हड़प्पन्स, वो स्क्रिप्ट हम आज तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने हमने एआई को ये टास्क असाइन कर दिया। इवन वर्ल्ड में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बेटा, पूरे वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं इंडस वैली के स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए, डिकोड करने के लिए। हम एआई का यूज़ भी कर रहे हैं पर अब तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अब तक जितना भी नॉलेज हमें मिला है वो पूरा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ऊपर मिला है। अब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में बिल्डिंग भी आती है, पॉटरी भी आती है, स्कल्पचर आते हैं, सील्स, कीमेट्रीज, सब कुछ को पढ़कर, समझकर, जानकर। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखने को पढ़ना नहीं होता बेटा, चीज़ों को देखकर भी हम जो हमारे दिमाग में व्यूज़, आइडियाज़ लेके आते हैं उन्हें भी पढ़ना ही कहते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग को देखा, उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, पोट्री को ऑब्जर्व किया, स्कल्पचर को ऑब्जर्व किया, सील्स को ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पर ही हम हड़प्पन की हिस्ट्री को लिखे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सोर्स में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नो एडिकेट रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। उस टाइम के रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल, एडिकेट रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं। हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं जिनके ऊपर कुछ लेटर्स एनग्रेव्ड हैं, बट द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड टिल डेट। सील्स मिल गई, सील्स के ऊपर कुछ एनग्रेव भी हैं, कुछ लेटर्स हम मान रहे हैं कि भैया लेटर्स एनग्रेव हैं, पर ये लेटर्स क्या हैं, किसको दिखा रहे हैं, उसको आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो अब हम एक एक करके डिस्कवर करेंगे वो कौन से मेजर सोर्सेज हैं जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद, जिनको लॉजिकली रीज़न दे करके
उनकी पूरी पढ़ाई करने के बाद हम बता पाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी थी, उसमें ये होता होगा, ये था। पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट बाथ। जो ग्रेट बाथ है वो लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है। कहाँ पर है ये? मोहनजोदारो में है। ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, इन अ कंट्री यार्ड। और इसके आसपास कॉरिडोर हैं चारों साइड्स पे। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स है, मतलब इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का ये पूरा टैंक है। यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है जिससे आप इस टैंक में नीचे उतर सकते हैं। ये कोर्टयार्ड में है, चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है। जो एक सीढ़ी है वो नॉर्थ में है, दूसरी सीढ़ी कहाँ पर है? साउथ में है। अब नॉर्थ और साउथ की बात करें तो मुझे इसको इस तरीके से बनाना चाहिए था, है ना, कि एक सीढ़ी नॉर्थ में है और दूसरी सीढ़ी साउथ में। चलो, इस पूल को वाटर टाइट बनने के लिए, अब ये स्विमिंग पूल की तरह है बेटा, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी को भर के रखा जाता है, पानी की लीकेज होने से बचनी चाहिए, नहीं तो पानी बचेगा ही नहीं पूल में। तो इस पूल को इन्होंने वाटर टाइट किया था। कैसे? बोन्ड ब्रिक से। मतलब आज भी जब आप लोग ईंट घर में यूज़ करते हो तो वो रेड कलर की होती है ना, तो उसको हम पहले कच्चे मिट्टी से बनाते हैं, फिर भट्टे में उसको पकाते हैं। तो उस टाइम में भी ये लोग बॉन्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे। मोटर लाइंड विथ बिट्यूमिन एंड जिप्सम बिट्यूमिन का यूज़ करके मोटर बनाया गया, जिससे ईंटों को चिपकाया गया, और इससे कंस्ट्रक्शन हुआ था हमारे ग्रेट बाथ का। अब पानी कहाँ से लाया जाता था? तो पानी लाया जाता था कुएं से। वेल मतलब होता है कुआं। कुआं आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे नीचे गहराई में पानी होता है, हम बकेट और रोप की हेल्प से इस पानी को निकालते हैं। तो वेल्स बने हुए थे एडजेसेंट एरियाज में, वहाँ से पानी टैंक में भरा जाता था। आसपास में जो रूम थे वहाँ पर थे कुएं, कुएं से पानी लाके उसमें भर दिया जाता था। सराउंडिंग द बाथ वर पोर्टिकोज एंड सेट्स ऑफ रूम। छोटे छोटे पोर्टिकोज बने हुए थे, रूम बने हुए थे, मुझे ऐसे लगता है वो चेंजिंग रूम की तरह यूज़ होते होंगे। एक स्टेयर वे भी था जैसे अपर स्टोरीज पे आप जा सकते थे। कुछ स्कॉलर्स का बिलीव था कि ये जो रूम थे वो प्रीस्टहुड के लिए होंगे। मतलब कुछ स्कॉलर का मानना ये है कि ये जो रूम, छोटे छोटे रूम बनाए हैं, ये यहाँ पर पुजारी रहते होंगे और वो पूजा वूजा का काम करवाते होंगे। पर कुछ लोगों का सोचना है, जैसे मेरा भी सोचना है, कि ये रूम चेंजिंग रूम की तरह होते होंगे। आप नहा रहे हो तो फिर उसके बाद कपड़े बदलोगे तो कपड़े बदलने के लिए होते होंगे। पर कुछ हिस्टोरियंस का प्रॉपर ये बिलीव है कि ये प्रीस्टहुड के लिए होते थे। दिस स्ट्रक्चर विद सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर। इस स्ट्रक्चर के बहुत अलग, ये जो स्ट्रक्चर है इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कुछ अलग फीचर्स हैं, ठीक है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर रिचुअल बात होता होगा। मतलब किसी स्पेसिफिक ओकेशन पे हो सकता है, वो अमावस्या हो सकता है, वो पूर्णिमा हो, या कोई और भी रिचुअल हो सकता है, जिस स्पेसिफिक ओकेशन पे यहाँ पर रिचुअल बात लिया जाता होगा। अब बेटा ये जो ग्रेट बात था ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया। इसने हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उसके रिगार्ड्स में कुछ बताया। साथ ही साथ उनका कल्चर कैसा था, उसके रिगार्ड्स में भी बहुत कुछ बताया है ना। तो जो ग्रेट बात था वो इम्पॉर्टेंट सोर्स बना इन्फॉर्मेशन का, जिसने प्रकाश डाला, रोशनी डाली कि इसके ऊपर कि भैया वहाँ के लोग कैसी जीवन जीते थे या उनका कल्चर कैसा था। ठीक हुई बात। चलो, तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ग्रेट बाथ का वो ये तो बताता है कि उस टाइम में आर्ट ऑफ बिल्डिंग एक हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन पे पहुंच गया था। जैसे कि इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा ना कि भैया वो हमें बताता है कि उन लोगों की लाइफ कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था। तो पहले पॉइंट से पता चल जाता है उनकी लाइफ कैसी थी कि भैया उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन था, एक परफेक्शन था, उन्हें बिल्डिंग वगैरह बनाने आ गई थी। ठीक है, मतलब जो साइंस होता है या जो आर्ट होता है बिल्डिंग बनाने का, उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी। ये इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई रूलिंग क्लास भी होती होगी जिसने लेबर को मोबिलाइज किया, क्योंकि मैं या आप 1 2 4 लोग मिलके इतने बड़े स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते। इतना मैसिव स्ट्रक्चर बना मतलब लेबर नंबर में आई होगी। अब नंबर में लेबर आना, उसको पे करना, उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, मेरे और आपकी बस की बात नहीं है। मतलब या तो सरकार रही होगी या कोई राजा रहा होगा, मतलब कोई ना कोई रूलिंग क्लास रही होगी जो टैक्सेस को कलेक्ट करती होगी, और उस टैक्स से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा उसी से इतना ह्यूज स्ट्रक्चर बना होगा जनरल पब्लिक के लिए।
और लेबर को मोबिलाइज़ करना भी आसान नहीं होता, कहाँ से लेबर आएगी, उसको डेली बेसिस पे पेमेंट करनी है, वीकली पेमेंट करनी है, तो ये सारा मैनेज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कहीं न कहीं कोई रूलिंग क्लास होगी। तो दूसरी बात हमें हड़प्पन्स के बारे में ग्रेट बात बताता है कि देयर वाज़ अ रूलिंग क्लास। अब डेमोक्रेसी थी, मोनार्की थी, कुछ तो था पर। देन जो डिज़ाइन है ग्रेट बात का, वो एफिशिएंट प्लानिंग को दिखाता है, ठीक है? कि जो स्ट्रक्चरल फीचर्स थे उनमें पहले एफिशिएंट प्लानिंग हुआ करती थी, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को बनाते थे, ठीक है? रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, ठीक है बात। तो जो डिज़ाइन थे ग्रेट बात की, वो ये बताते हैं कि एफिशिएंट प्लानिंग की गई होगी। देखो, मैं एक नेसेड स्ट्रक्चर बना दूँ जिसमें पानी भर के लोग नहाएँ, तो भैया अभी तो पहले ये बात मुझे ये सोचनी पड़ेगी, पानी कहाँ से भरूँगी मैं? इतना पानी कहाँ से आएगा? दूसरी बात, जो पानी भर जाएगा, क्योंकि ये बहता हुआ पानी नहीं है, तो इसमें 1-2 बार 3 बार से ज़्यादा लोग नहीं नहा पाएँगे, है ना? तो फिर इस पानी को मुझे ड्रेन करना है। एक बार में ही नहाने के बाद अगर मुझे ड्रेन करना है, तो ड्रेन कहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से ये ड्रेन किया जाएगा? मतलब एक एफिशिएंट इफेक्टिव प्लानिंग यहाँ पर की गई थी रिगार्डिंग वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोज़ल। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इस बात के लिए भी एग्री करते हैं कि जो ग्रेट बाथ था, उसे रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे मैं बहुत छोटे से अपनी मम्मी को देखती आई हूँ, वो हमेशा कहती थी पूर्णिमा को नर्मदा जी में नहाना चाहिए, अमावस्या को यहाँ नर्मदा जी में नहाना चाहिए। अब देखो, हम लोग एमपी में नर्मदा है, आप लोगों के एरिया में गंगा जी या यमुना की बात होती होगी। तो मतलब नदियों में नहाने का एक ट्रेंड रहा है। और अगर हम ऐसे ही कहाँ जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, तो वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। अगर आप में से कोई त्र्यंबकेश्वर गया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर कुंड है, बिल्कुल छोटा ही कुंड है, लगभग मुझे वो कुंड ग्रेट बाथ की तरह ही लगता है। अगर आप में से किसी ने देखा हो, नहीं देखा हो, तो यूट्यूब पे सर्च करना कुंड इन त्र्यंबकेश्वर, कुछ नाम है उसका, भूल गई। तो वो जो कुंड है ना? उसमें लोग नहाते हैं वहाँ पर कालसर्प वगैरह की पूजा करने के पहले। तो इट मीन्स कि ये जो कुंड, ये जो बाथ रहा होगा, ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता होगा। इससे ये बात भी पता चलती है, या इस बात की तरफ इंडिकेशन होता है कि सेरेमोनियल बाथिंग होती होगी इसमें, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर लोग आके नहाते होंगे इस सेक्रेट टैंक में। पूल्स, रिवर्स सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने टाइम से हम लोग बेटा नदियों में, पूल में, टैंक में, मतलब इस बात को भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये रिलीजियस पर्पस से जुड़ा हुआ था। और बेटा इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। इन लोगों ने बढ़िया तरीके से प्लानिंग की होगी कि भैया ब्रिक्स को यूज़ करना है। ब्रिक्स हम सन ड्राइड यूज़ करें कि बेक्ड यूज़ करें। बेक्ड मतलब होता है कच्ची मिट्टी से ईंट बना के उसको भट्टे में पका देना, आग में पका देना, तो वो बेक्ड होगी। सन ड्राइड मतलब ईंट बना के उसको धूप में रख देना, और इतना धूप में रख देना कि वो पक जाए। और ये स्टैंडर्डाइज़ साइज़ की भी थी, तो पहले ये डिसीज़न लेना सन ड्राइड लेंगे, बेक्ड लेंगे, क्या स्टैंडर्ड साइज़ होगा ब्रिक्स का। तो ये सारी चीज़ों में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी। प्रॉपर 2-10-15 लोग बैठे होंगे जिन्होंने प्लानिंग की होगी, अपने-अपने आइडियाज़ को दिया होगा। बेटा ये है ग्रेट बाथ, ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ, इधर इसका साउथ भी होगा जहाँ पर भी सीढ़ियाँ होंगी। क्लियर हुई बात? अब सेकेंड है सिटाडेल, ठीक है? तो सिटी या टाउन प्लानिंग ये लोग इस ऐसे करते थे कि एक रेज्ड एरिया हुआ करता था और एक लोअर टाउन हुआ करता था, मतलब जो रेज्ड नहीं था। तो जो सिटाडेल हम किसको बोलते हैं? रेज्ड एरिया को। द रेज्ड एरिया ऑफ ईच सिटी इज कॉल्ड सिटाडेल। हर सिटी का जो रेज्ड एरिया था उसे हम सिटाडेल कहते थे। इसको हाइट दी जाती थी। It owed its size to the building constructed on mud brick platform। पहले मड और ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाई जाती थी। समझ में आ गई बात? मतलब आप बिल्डिंग बनाने के पहले जैसे यहीं से शुरू नहीं कर देंगे आप बिल्डिंग बनाना, आप पहले मड और ब्रिक का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसके ऊपर फिर क्या बनना चालू होगी? बिल्डिंग। रेज्ड एरिया को सिटाडेल कहते हैं। इसको इसकी हाइट कैसे मिलती थी कि जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे होगी। जो सिटाडेल होता था उसमें हाउसेस होते थे किसके बेटा? रूलिंग क्लास के। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी बोले तो जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, भंडारण बोलते हैं ना, मतलब जो भी आपके ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखते थे ग्रेनरी में। यहीं पर असेंबली हॉल था, वर्कशॉप्स थी। तो जो सिटाडल एरिया था वहाँ पर रूलिंग क्लास के लिए घर थे, ग्रेट बाथ था, ग्रीनरी थी,
उस ग्रेनरी में सारे लोगों के लिए अनाज भर के रखते थे। असेंबली हॉल था जहाँ पर सारे लोग मिल के प्रार्थना करते थे। वर्कशॉप्स थी। जो सिटाडल था वो भी हमें यूज़फुल इंसाइट्स देता है। पहली इंसाइट या पहली इन्फॉर्मेशन देता है कि एलॉबरेट प्लानिंग की जाती थी, है ना? जब सिटी को डेवलप किया जाता था उसके पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाती थी। ऐसे नहीं जैसे आज भी हम लोग कुछ सिटीज़ में देखते हैं, सबसे ज़्यादा तो मतलब बहुत सारी सिटीज़ में हुआ करता होगा, पर एक तो हमने हमारी इटारसी देखी थी, ठीक है? उसके बाद हमने इंदौर देखा, हमें प्लान्ड लगा। हमने भोपाल देखा, हमें प्लान्ड लगा। हो सकता है जो एरिया को हमने देखा होगा हमने उन्हें प्लान्ड समझा, मतलब वो प्लान्ड थे। पर जब हम भाई आगरा गए, हमारी दीदी की शादी में जब हम आगरा गए तब हम लोगों ने देखा कि भैया बिना प्लानिंग के कहीं पर भी कोई भी घर उठा के बना दिया गया है। रोड स्टार्टिंग में उसकी विड्थ इतनी होगी, धीरे 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 जाके वो एक पतली गली में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे आप कार ड्राइव ही नहीं कर पाओगे। तो टिल डेट वी वर नॉट दैट मच एफिशिएंट इन टाउन प्लानिंग जितने कि ये उस पर्टिकुलर टाइम में थे। प्रॉपर ये लोग सिटीज़ को किस तरीके से डेवलप करना है इसके बारे में सोचते थे, है ना? जस्टिफाइज दैट हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज अर्बन सिविलाइजेशन। और इन बातों से लगता है कि भाई अर्बन सिविलाइजेशन जो थी, सॉरी हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो सिटाइडल पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर एलॉबरेट एक अच्छी खासी प्लानिंग के बाद ही डेवलपमेंट होता था सिटीज़ का। और ये जस्टिफाई भी करते हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर हम लोगों ने देखा कि बेटा कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग के भी प्रेजेंस हैं जिन्हें हम देख रहे हैं कि भैया ये रूलिंग क्लास के हाउसेज हो सकते हैं। इसका मतलब किसी न किसी प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होती थी। अब किसी के घर सिटाडल में बने हुए, किसी के लोअर टाउन में बने हुए से ये भी पता चलता है कि सोशल क्लासिफिकेशन भी होगा। यहाँ पर जो लोग घर बनाते होंगे वो सोशल हायरार्की में थोड़े से ऊपर आते होंगे, है ना? उनका स्टेटस ज़्यादा होगा, इनका स्टेटस कम होगा। तो सिटाडल को देख के मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर एलॉबरेट प्लानिंग होती है। सिटाडल को देख के मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर सोशल क्लासिफिकेशन भी था। सिटाडल को देख के मुझे ये पता चला कि एक प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी भी हो सकता है, मॉनर्की भी हो सकता है, ड्यूलोपोली, ओलिगोपोली भी हो सकता है। पर कहीं न कहीं जिस तरीके से हम इस टाउन को पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई रूलिंग क्लास तो होगी ही होगी। और बेटा कुछ बिल्डिंग्स हमें सिटाडल पे ऐसी भी मिली हैं जो पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे ग्रीनरी, ग्रेट बाथ। अब हम सील्स की बात करेंगे। तो जो सील्स हड़प्पन्स यूज़ करते थे उनमें भी इनके आर्टिस्टिक स्किल्स दिखते हैं भर भर के कि भैया आर्ट में तो इन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी। लगभग 2000 सील हमें मिली हुई हैं, हमने डिस्कवर की हैं। ग्रेट मेजॉरिटी जो सील्स की है उनके ऊपर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। पिक्चर्स भी हैं उनके ऊपर। किसी के ऊपर वन हॉर्न बुल बना हुआ है, किसी के ऊपर बफेलो, किसी के ऊपर टाइगर, किसी के ऊपर क्या बोलते हैं बकरी, हाथी, राइनासोरस, इन सब की इमेजेस बनी हुई हैं और कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन। बेटा वो मटेरियल जो इन सील्स को बनाने के लिए यूज़ किया गया है वो टेराकोटा है, स्टीटाइट है, अगेट है। अब ये स्टीटाइट क्या है, अगेट क्या है, ये लोग आप सर्च करना नेट पे, ठीक हुई बात। टेराकोटा बोले तो चीनी मिट्टी है ना? ये भी किसी टाइप के पत्थर ही होते हैं। तो इनसे बनाते थे वो सील। बहुत सारी जो सील्स थी वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर थी, पर कुछ सील्स सर्कुलर भी थी। अगर हम मेजॉरिटी सील्स की बात करें तो या तो वो रेक्टेंगुलर हैं या वो स्क्वायर है, पर इसमें से कुछ सील कैसे भी हैं, सर्कुलर भी हैं। जो हड़प्पन सील्स थी वो भी हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती हैं कि भैया उस पर्टिकुलर टाइम में स्क्रिप्ट कैसी थी, मतलब लिखा कैसे जाता था, ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस कैसा था, लोगों के धार्मिक विचार या धर्म किस प्रकार से फ्लरिश कर रहा था, हड़प्पन्स का आस्था मतलब बिलीव्स कैसे थे, विश्वास क्या था। ठीक है बात। तो पहली बात तो हम करेंगे सील ऑफ पशुपति की। तो पशुपति की जो सील मिली है उसमें ऐसे माना जाता है कि जिस व्यक्ति को दिखाया गया है वो शिव है। इसकी 3 फेस मतलब जो डाइटी शिवा को उसमें दिखाया है वो 3 फेस डाइटी है, 3 फेस है उनके। उन्होंने बफेलो का हॉर्न पहना हुआ है और हेड ड्रेस मतलब मुकुट के तौर पे भैंस के सींग वाला वो पहना हुआ है। क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं थ्रोन के ऊपर, मतलब जो उन्हें क्या बोलते हैं उसको, थ्रोन मतलब बोले तो तख्त,
जिस तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग्ड हैं, सर के ऊपर उन्होंने बफेलो के हॉर्न को पहना हुआ है, उनके 3 फेस हैं, सराउंडेड बाय और आसपास एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोरस है। ठीक हुई बात? देखो फिर से सुन लो। एक हमें सील मिली है जिसे हम पशुपतिनाथ सील के नाम से जानते हैं। ऐसा विश्वास है कि उसमें भगवान शिव हैं। वो जो डाइटी है जो उसमें दिखाया है उसके 3 सर हैं, मतलब शिव जी के 3 सरों को दिखाया है। उन्होंने सर पे बफेलो के हॉर्न को पहना हुआ है एज अ हेड ड्रेस, क्रॉस लेग बैठे हुए हैं, थ्रॉन मतलब अपने तख्त के ऊपर। उनके आसपास हाथी, शेर, भैंस, राइनासोरस, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोरस है विथ 2 डियर्स एट हिज फीट। पैरों के पास 2 हिरन हैं। ये जो डाइटी है इसे पशुपति महादेव की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हमें यूनिकॉर्न सील मिली है। अब यूनिकॉर्न सील मिलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उस टाइम में भी मिस्टिकल बिलीव्स हुआ करते थे, क्योंकि देखो यूनिकॉर्न एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें फेरी टेल्स में या स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, मतलब उस टाइम में भी स्टोरीज़ फेरी टेल्स चलती होंगी, कुछ मिस्टिकल बिलीव्स होंगे, तभी तो यूनिकॉर्न को भी दिखाया है। एक सींग वाला घोड़ा वाइट कलर का। ये जो सील है बियर सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, और इस सील के ऊपर भी कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है, पर अभी तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। उसमें क्या लिखा है उसका मतलब हमें नहीं पता है। जो सील उस टाइम में प्रोड्यूस होती थी बेटा, वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। जो सील होती थी उसे ट्रेडर स्टम्प की तरह यूज़ करते थे अपने गुड पे। जब एक बैग पैक हो जाता था गुड्स का तो उससे पहले टाई बांध दिया जाता था, फिर उसके ऊपर मिट्टी, गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। क्ले, जो मिट्टी जिससे हम लोग खिलौने वगैरह बनाते हैं ना, वो मिट्टी लगा दी जाती थी। वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। जैसे मैंने ये बैग पैक किया, इस बैग के ऊपर यहाँ पर इन्होंने नॉट लगा दी। अब इस नॉट पे यहाँ पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, और उस गीली मिट्टी के ऊपर जो भी सील होती थी उस सील को प्रेस कर दिया जाता था। ठीक है बात। अब अगर कोई ये नॉट खोलेगा तो ये सील टूट जाएगी। इसका मतलब है कि वो जो भी आपके पास पैकेज आया है उससे पहले किसी ने खोलकर देख लिया है। सील को प्रेस कर दिया जाता था और सील का इम्प्रेशन उस नॉट के ऊपर आ जाता था, उस मिट्टी के ऊपर आ जाता था, नॉट के ऊपर नहीं आ जाता था। नॉट के ऊपर जो हमने मिट्टी लगाई थी उसके ऊपर आ जाता था। जब ये जो बैग है डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, अगर सील इंटैक्ट रही तो इसका मतलब ये है कि सामान के साथ किसी ने टैम्परिंग नहीं की है। पर अगर ये सील टूटी हुई मिली, ठीक है, जो सील का इम्प्रेशन है वो टूटा हुआ मिला, इस मतलब किसी ने उसके साथ टैम्परिंग की है, छेड़छाड़ की है। ये भी बताता है कि भैया किस, जो सील होगी इस बैग के ऊपर नॉट पे जो सील होगी बेटा, वो ये भी बताती है कि किसने इसको भेजा है। ठीक है। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द पर्सन सेंट इट, सेंडर और ऑनर का जो आइडेंटिटी है वो भी इस सील से पता चलता है। ये जो सील्स होती हैं ये हमें बहुत सारे रीजंस में मिली हैं और एक जैसी हैं, तो हम मान सकते हैं कि इन लोगों के बीच में ट्रेडिंग रिलेशनशिप रहे होंगे। दिस इंडिकेट्स दैट हड़प्पन्स ट्रेड हैड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। हमने ये सील जब अलग अलग जगहों पे देखी तो हमें ये पता चल गया कि बहुत बड़े एरिया में हड़प्पन्स फैले हुए थे, ट्रेड करते थे। और शायद ऐसे भी लगता है, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, कि जो सील्स होती हैं उन्हें एमुलेट्स की तरह, मतलब ताबीज़ की तरह। एमुलेट्स मतलब क्या होता है? ताबीज़। आप लोग कुछ देखते हो ना, कुछ लोग ऐसे ताबीज़ पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे ताबीज़ पहनते हैं, तो सील को एमुलेट्स की तरह भी यूज़ किया जाता होगा, जो व्यक्ति कैरिड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ऑनर्स एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आज हम आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये लोग एमुलेट्स का यूज़ करते होंगे एज आइडेंटिटी कार्ड। अब हम बियर्डेड मैन की बात करेंगे। तो ये हैं बेटा वो बियर्डेड मैन जिन्होंने शॉल ओढ़ा हुआ है, शॉल पे बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। इनकी जो बियर्ड है देखो कितनी प्रॉपरली ट्रिम है। ये आँख बंद हुए हैं, मतलब ध्यान वाली मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे हैं, मतलब एक ग्रेस दिख रहा है इनके फेस पे। नहीं, चलो। बियर्डेड मैन, एक स्टोन स्कल्पचर मिला है मैन का, आदमी का, जिसकी दाढ़ी है। ये कहाँ पर मिला है? हमें मोहनजोदारो में मिला है। जो स्टेच्यू, उसने शॉल पहनी हुई है अपने लेफ्ट शोल्डर पे, और जो आईज़ हैं वो हाफ क्लोज्ड है, मतलब ये मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन बोले तो ध्यान लगा रहा है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो स्टेच्यू है या तो ये योगी का होगा, या प्रीस्ट का होगा, पुजारी का होगा, या किसी साधु वाधु का होगा जो योग करता होगा।
ये जो स्कल्पचर है बेटा, इसमें हाई आर्टिस्टिक वैल्यू या हाई आर्टिस्टिक स्किल्स मिलते हैं, मतलब उस टाइम में स्किल्ड आर्टिशियंस होते होंगे। ये इस मूर्ति को देख के अच्छे से पता चल जाएगा। अब आप लोग ये देखो ना कि बियर्ड में जो लाइन्स है कितनी फाइनली बनी हुई हैं, आँखों को कितने अच्छे से दिखाया गया है। शॉल के ऊपर जो क्या बोलना चाहिए, जो काम दिखाया गया है वो भी कितना अच्छा है। तो ये जो स्कल्पचर हैं ये हाई आर्टिस्टिक वैल्यू के हैं। ये बताते हैं कि उस टाइम में कितने स्किल्ड आर्टिशियंस एग्जिस्ट करते होंगे। कब? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल 3 डायमेंशनल फिगर बनाया। 3 डायमेंशनल बोले तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से। अब हम बात करेंगे ये डांसिंग गर्ल की। तो ये इमेज है डांसिंग गर्ल का, ठीक हुई बात। चलो, तो जो ब्रोंज स्टैचू है, ये जो स्टैचू है ये ब्रोंज से बना हुआ है, ये भी मोहनजोदारो में मिला। ये भी आर्ट का एक मास्टरपीस है। कहाँ से ही है? ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। और ये हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट दिखाता है कि भैया उस टाइम में आर्ट में इन लोगों ने बहुत ही मास्टरी हासिल कर ली थी। जो फिगरिन है वो दिखाता है वाइगर वेराइटी एंड इंजीनियरिटी। अब इन 3 वर्ड्स में से आपको सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आया होगा, वैरायटी। वैरायटी बोले तो डिफरेंट टाइप के। वाइगर मतलब जोश। भैया ये जो इस लड़की का फेस है उसके ऊपर जोश दिख रहा है, मतलब जिस तरीके से इसका पोस्चर्स ने बनाया है बहुत जोश में दिख रही है। इंजीनियरिटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली, ठीक है बात। तो कहाँ गई? फिगरिन मतलब मूर्ति ही समझ लो आप, स्कल्पचर मान सकते हैं हम। वाइगर मतलब बहुत जोश उत्साह दिख रहा है उसके फेस पे। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप। और इंजीनियरिटी मतलब एक अलग प्रकार का, वैरायटी में बोल सकते हैं एक अलग प्रकार के, एक अलग प्रकार का जोश या प्रतिभा इसके चेहरे पे है। इसका जो राइट आर्म है डांसिंग गर्ल का, वो उसके हिप के ऊपर रखा हुआ है। जो लेफ्ट है उसमें बहुत सारी उसने बैंगल मतलब चूड़ियाँ पहन रखी हैं। और उसका जो क्या बोलना है, लेफ्ट लेग है, इट होल्ड्स अ स्मॉल बॉल अगेंस्ट हर लेफ्ट लेग। और लेफ्ट लेग के पास उसने एक स्मॉल बॉल को होल्ड किया हुआ है। ये स्मॉल बॉल है। यहाँ पर बहुत सारी बैंगल्स पहनी हुई हैं और ये वाला हैंड हिप के ऊपर है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे डॉकयार्ड को। डॉकयार्ड वो प्लेस होती है जहाँ पर शिप्स को मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है। तो हमें एक रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड मिला है। कहाँ पर? लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये जो डॉकयार्ड है इसे माना जाता है कि दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। इसके आसपास ब्रिक वॉल है, मैसिव ब्रिक वॉल्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। अब देखो ये डॉकयार्ड है जहाँ पर शिप को मेंटेन किया जाता है, शिप्स को बनाया जाता है, उन्हें रिपेयर किया जाता है। तो ये जो मैसिव वॉल बनाई होगी ब्रिक से, वो इसलिए बनाई होंगी कि अगर कोई फ्लड आए तो इस डॉकयार्ड को सेफ रखा जा सके। ये जो डॉकयार्ड है ये बेस्ड ब्रिक से बना हुआ है और ये कनेक्टेड है चैनल्स टू द गल्फ ऑफ कॉम्बे। गल्फ ऑफ कॉम्बे से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें स्टोन एंकर्स के भी रिमेन्स मिले। स्टोन एंकर्स बोली तो शिप्स को और बोट्स को रोकने के लिए एंकर डाला जाता था, है ना। वो पत्थरों से बना एंकर यहाँ पर मिला है। मराइन शेल्स मिली हैं, शील्ड्स मिली हैं, जो कहाँ तक हमें ट्रेस करते हुए ले जाती हैं? पर्शियन गल्फ तक। मतलब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ तक मिल जाएगी? पर्शियन गल्फ तक। these along with the structure identified as वेयर हाउस। यहाँ पर हमें एक वेयर हाउस भी मिला है जहाँ पर हम जो चीज़ें हमें ट्रेड के लिए बाहर भेजनी है, जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीद के इंडिया में लाए हैं, तो टाइमिंग उन्हें हमें स्टोर करके रखना पड़ता था जब तक कि हमें उनको वहाँ से हटाने के लिए कोई प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना मिले। मतलब हम कैसे ले जाएंगे वो सोचें, तब तक के लिए हम उन्हें सेफ्टी से जहाँ रखते हैं उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो जब आपको वेयर हाउस मिला, जब आपको डॉकयार्ड मिला, तो स्ट्रांगली इस बात की तरफ इंडिकेशन मिलते हैं कि जो लोथल था वो पोर्ट था। पोर्ट बोले तो बंदरगाह था जहाँ पर शिप्स आती हैं, सामान अपने ऊपर चढ़वाती हैं, मतलब वहाँ पर शिप्स में लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है। शिप वहाँ कुछ दिन पार्क भी रह सकती हैं। तो पोर्ट था जिसके अंदर डॉकयार्ड भी था कि भैया पोर्ट पे तो क्या होता है, सिर्फ शिप्स के अंदर लोडिंग अनलोडिंग होती है, पर अगर कोई शिप खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए फिर कहाँ ले जाओ? तो लोथल का जो पोर्ट था उसके ऊपर डॉकयार्ड भी बना हुआ था। ये सजेस्ट करता है कि जो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि
इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो कोस्टल रूट्स थे जो एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में, वो लिंक करते हैं लोथल को धोलावीरा से, सुख्ता गेंदौर ऑन द मकरन कोस्ट। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए थे। लोथल एंड धोलावीरा को कहाँ पर कनेक्ट करता था? सुख्ता गेंदौर ऑन द मकरन कोस्ट। मकरन कोस्ट पे जो सुख्ता गेंदौर है वहाँ तक इनकी कनेक्टिविटी थी। लोथल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। अब लोथल से सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होती थी बेटा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी था। किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिससे ओवरसीज ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। समझ में आ गई बात? तो एक बात याद रखना कि लोथल सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर नहीं था जहाँ बना बनाया सामान आया, बेच दिया, खरीद लिया। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, है ना। ओवरसीज ट्रेड यहाँ से होता था। तो डॉकयार्ड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डॉकयार्ड से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इससे पहली बात तो हमें पता चलती है कि ट्रेड इंडिया में इंटरनल भी होता था, एक्सटर्नल भी होता था। इंडिया में भी सामान बेचा और खरीदा जा सकता जाता था, और इंडिया का जो गुड्स था वो इंटरनेशनली भी ट्रेड किया जाता था। बेटा ये है लोथल का डॉकयार्ड। अब बेटा इतना बड़ा डॉकयार्ड आपको मिल रहा है, चैनल्स मिल रहे हैं आपको, शिप्स मिल रही हैं, एंकर मिल रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोलिक नॉलेज जो था हड़प्पन्स का वो भी एट पार था। एज द बोट्स कुड डॉक एट द लोथल, क्योंकि बोट बनाना, उन्हें पार्क करना, एंकर्स बनाना, ये सब काम कोई आसान नहीं था। मतलब इनका हाइड्रोलॉजिकल नॉलेज भी बहुत बढ़िया था। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट जो इस टाइम की थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि टिल डेट दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या लिखा हुआ था, कैसी थी इनकी स्क्रिप्ट, पर वो लोग जान नहीं पा रहे हैं बेचारे। एआई का यूज़ भी करने लगे हैं तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हड़प्पन्स थे उन्होंने स्क्रिप्ट को यूज़ किया है। वो कैसी स्क्रिप्ट थी? पिक्टोग्राफिक, मतलब पिक्टोग्राफ बनाए जाते थे। आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ना। ये पिक्टोग्राफ किस किस को रिप्रेजेंट करते थे? किस किस के पिक्टोग्राफ थे? बर्ड्स, फिश, वैरायटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स। अब अगर मैं नंबर ऑफ साइंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर में साइंस नहीं है बेटा, सिर्फ 375 से लेकर 400 तक। मतलब हार्डली मैक्स टू मैक्स 400 साइंस को ही सिर्फ हमको पढ़ना सीखना है। अगर इतना सीख लिया तो हम स्क्रिप्ट को सीख जाएंगे हड़प्पन्स की। समझ में आ गई बात? मतलब सिर्फ और सिर्फ 400 पिक्टोग्राफ आप समझ गए तो आप स्क्रिप्ट पढ़ लोगे, पर हम वो भी नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ तो मिस्ट्री है। जो स्क्रिप्ट है वो इंस्क्राइब्ड की गई है नंबर ऑफ सील्स पे, कॉपर के टूल्स पे, जार के रिम्स के ऊपर, कॉपर और टेराकोटा के टैबलेट्स के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा मिला हुआ है लिखा हुआ। मतलब जो सील्स के ऊपर लिखा हुआ है, कॉपर के जो टूल्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है, जार के रिम्स के ऊपर लिखा हुआ है, कॉपर और टेराकोटा की प्रॉपर प्लेट्स टैबलेट्स बनी है उनके ऊपर लिखा है, ज्वेलरी एंड ऑन एंशिएंट साइन बोर्ड, इन सब के ऊपर लिखा हुआ है, पर हम पता नहीं कर पा रहे हैं। आप भी नहीं कर पाओगे। बताओ ये क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस तरीके से लिख के चले गए हैं और हम बेचारे गरीब समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब स्क्रिप्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखते हैं। जो स्क्रिप्ट हड़प्पन यूज़ करते थे वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, इसमें बहुत सारे साइंस थे। अब बेटा इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको लिखने का तरीका कैसे था? राइट टू लेफ्ट। हम लोग कैसे लिखते हैं? आई एम गुड, ठीक है। तो हम लेफ्ट से किसकी तरफ जा रहे हैं? राइट की तरफ। तो मतलब हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, पर ये लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट। यहाँ से लिखना चालू करते थे, इस साइड में लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से चलते थे। अब ये कैसे पता चला कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे? वैसे पता चला क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसेस, वाइडर स्पेसेस राइट में अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। इसका मतलब है जो एनग्रेवर्स होते थे वो स्टार्ट करते थे राइट से, एंड ही रैन आउट टू द स्पेसेस व्हेन ही रीच द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बात? ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा भर देते थे, फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ते थे, फिर इसको पूरा भर देते थे। और बेटा जितने हमको इनके लिटरेरी सोर्स मिले हैं कि भैया साइन बोर्ड भी बनाया हुआ है, सील के ऊपर भी है, फिर आपके और किसके ऊपर मिला भाई? कॉपर टेबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ है, क्ले टेबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ है, रॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कैसे थे उस टाइम में? लिटरेट थे। तो
बच्चों अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इस वीडियो को ख़त्म। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन से। मैं लास्ट 2 ईयर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई चेंज कराना है, वीडियो के फॉर्मेट में कोई चेंज चाहिए है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है।